हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन इनपीटीक्यू में 24th वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हमारी प्रैक्टिस क्विजेस हैं। तो आप सभी जानते हैं कि डे 5 हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अब डे 5 के अंत में जब आप नीचे आएंगे तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्विजेस नाम से एक सेक्शन दिखेगा, जहाँ पे आपको स्पेशल 5 क्विजेस वहाँ पे दी गई होंगी, जो कि पूरी की पूरी रिलेटेड है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट ना देखी हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी हम लोग जो है आज ये लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद एक और वीडियो मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें इनफीटीक्यू के जितना भी ऊप्स का सेक्शन है उसमें जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं वो सारे मैंने उसमें सॉल्व करके एक साथ आपको दिए हैं। तो करीबन 1 या 1.5 घंटे का होगा, उसमें सारे के सारे एमसीक्यूज सॉल्व होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम लोग का मेन टास्क ये है कि 5 के 5 एमसीक्यूज का यहाँ पे सॉल्व करना। तो यहाँ पे 5 क्विजेस हैं, इनको जल्दी से देख लेते हैं। तो प्रैक्टिस क्विजेस नाम से हमारा सेक्शन होगा, इतना याद रख लें, वहीं डे 5 में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन में। हमसे कह रहा है कि भाई कंसीडर करो फॉलोइंग पाइथन फंक्शन को। एक हमारा बैंक अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है, बैंक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम हमें बनाना है, तो इसके लिए ये फंक्शन हमें दिया गया है, इसको कंसीडर करना है कि भाई इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हमसे कह रहा है इस कोड का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डिटेल्स हमारे अकाउंट्स की। तो सबसे पहले देखो, एक हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है, तो ये हमसे क्या कह रहा है कि इसको इस चीज को देखो और कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करो। तो ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करने हैं, पहले ऑप्शन देखो। ऑप्शन में है क्लासेस के बारे में कि कितनी क्लासें बनेंगी, कितनी नहीं बनेंगी, इनहेरिटेंस लगेगा नहीं लगेगा। तो इसको ये फंक्शन देख के हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, अभी ये देखते हैं। सबसे पहले मुझसे कह रहा है एक अकाउंट का रिकॉर्ड होगा, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ मिलता है कि कुछ अकाउंट नाम से कोई चीज है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके अंदर और क्या हो सकता है, उसकी अकाउंट आईडी होगी, बैलेंस होगा, ओवरड्राफ्ट होगा, कुछ इंटरेस्ट होगा, अकाउंट होल्डर होगा, टैक्स बेनिफिट होगा एंड चेक होगा। ये सब चीजें जो है अकाउंट के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इस लाइन पे ये कह रहा है इफ, और ये इफ ब्लॉक के लिए यहाँ से यहाँ तक है। देन मुझसे कह रहा है एलिफ, और एलिफ यहाँ से यहाँ तक है और कोई एल्स नहीं है। मतलब ये एक हमारा अलग यूनिक ब्लॉक है। तो जो मैं इसको यहाँ पे ये गंदगी हटाता हूँ, ये हमारा एक अलग यूनिक ब्लॉक है, और इसके अलावा एक ब्लॉक हमारा ये है। तो ये 2 ब्लॉक बने हुए हैं। इसको समझो क्या कह रहा है। कह रहा है अगर अकाउंट मेरा सेविंग हुआ तो इससे साफ साफ एक चीज हमें क्या पता चल गई कि अगर हमारा अकाउंट यहाँ पे है, ठीक है, हमें क्या करना है, एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट, तो हमसे कह रहे हैं अकाउंट अगर सेविंग है तो मतलब अकाउंट में एक ऑप्शन क्या है, सेविंग वाला। और मुझसे कह रहा है कि अकाउंट एलिफ में कंडीशन क्या बोल रही है कि अकाउंट जो है करंट है। तो अकाउंट के 2 पार्ट हो सकते हैं, सेविंग या फिर करंट। अब इसको मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। मैं आपको इसको डायग्राम में डायरेक्टली बना के दिखाता हूँ कि सबसे पहले मान लो कि हम लोग के पास यहाँ पे अकाउंट है। ठीक है, तो मैंने कहा ये रहा मेरा अकाउंट। राइटिंग थोड़ी गंदी है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अकाउंट, ठीक है। अब वो हमसे कह रहा है जो अकाउंट है हमारा, उसमें कह रहा है कि सेविंग्स और करंट ये 2 वैल्यू हो सकती हैं अकाउंट की। तो ऑब्वियस सी बात है अकाउंट से 2 चीज़ें कनेक्टेड होंगी। कौन सी, एक होगा हमारा सेविंग, SAVING, एंड दूसरा होगा हमारा क्या था, करंट था ना, CURRENT। ठीक, तो अकाउंट से हमारी सेविंग और करंट क्लास यहाँ पे निकल जाती है, हमें समझ में आया। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो आप ये चीज, इसको देखो। मुझसे कह रहा है कि अगर हमारा अकाउंट करंट है तो हम लोग अकाउंट होल्डर को चेक करेंगे कि अकाउंट होल्डर हमारा बिजनेस है कि अकाउंट होल्डर हमारा पर्सन है। तो यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन को देख के हमें क्लास का स्ट्रक्चर साफ साफ समझ में आ रहा है कि सबसे ऊपर है हमारा अकाउंट। अब अकाउंट 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो सेविंग होगा या तो वो करंट होगा। अगर अकाउंट हमारा करंट है तो या तो वो बिजनेस अकाउंट होगा या तो वो पर्सन का अकाउंट होगा। तो बिजनेस और पर्सन हमारा हायरार्की में और नीचे जुड़ जाएगा। तो करंट के नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और लाइन निकल जाएंगी। पहला क्या होगा, बिजनेस, मैं BUI लिखे दे रहा हूँ, और दूसरा क्या था यहाँ पे, बिजनेस का पर्सन था, तो दूसरा एक पार्ट निकलता है यहाँ से पर्सन। तो अकाउंट कुछ ऐसा है कि अकाउंट या तो हमारा सेविंग होगा या तो हमारा करंट अकाउंट होगा। अगर अकाउंट हमारा करंट अकाउंट है तो या तो वो बिजनेस अकाउंट होगा या तो वो पर्सन अकाउंट होगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन रहा है इस पूरे फंक्शन को पढ़ने के बाद। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इसको फॉलोइंग सिनेरियो को समझो, बैंक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम हमें बनाना है। तो ऑप्शन हमसे कह रहा है क्या 2 क्लासें होंगी जिसमें इनहेरिटेंस नहीं होगा, सेविंग्स और करंट नाम का। तो देखो सेविंग्स एंड करंट नाम की क्या सिर्फ 2 ही क्लासें होंगी। तो देखो सेविंग ये है
करेंट ये है। ऐसा नहीं यार, अकाउंट नाम की भी क्लास होगी, क्योंकि अकाउंट के अंदर दो आते हैं ना, एक सेविंग भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। ये सब क्लास का स्ट्रक्चर है। एक हमारा ये क्लास ये है अकाउंट, दूसरी क्लास सेविंग है, तीसरी क्लास करंट है। अब करंट के अंदर भी दो क्लासेस हैं, एक है बिजनेस क्लास और एक है पर्सन क्लास। तो यहाँ पे हमारे टोटल 5 क्लासेस हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि 5 इंडिपेंडेंट क्लास होंगी, अकाउंट, सेविंग, करंट, बिजनेस और पर्सनल। तो यहाँ पे 5 डिफरेंट क्लासें हैं। तो ये तो सही बात है कि 5 डिफरेंट क्लासें हैं, बट ये दोनों आपस में लिंक्ड है। और वो मुझसे ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि इंडिपेंडेंट क्लास, मतलब एक दूसरे से डिपेंड नहीं करती। बट ऐसा तो नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेविंग्स जो है वो अकाउंट पे डिपेंडेंट है, करंट भी अकाउंट पे डिपेंडेंट है, बिजनेस और पर्सन जो है इस करंट वाली क्लास पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसी तो यहाँ पे है, डिपेंड कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाई 5 क्लासें होंगी जिसमें इनहेरिटेंस लगा होगा। पहली क्लास होगी अकाउंट, उसके बाद हमसे कह रहा है कि सेविंग्स और करंट जो है ये हमारा अकाउंट के नीचे होगा। तो वही जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया वही यहाँ पे देखना है। मुझसे क्या कह रहा है, पहले एक हमारी क्लास होगी अकाउंट, तो मैंने कहा ये रही मेरी अकाउंट। मुझसे कह रहा है उसके नीचे सेविंग्स और करंट जो है ये अकाउंट को इनहेरिट करेंगे, मतलब ये रहा मेरा सेविंग और ये रहा मेरा करंट, और ये क्या करेंगे, हमारे अकाउंट को इनहेरिट करेंगे। सिंपल। ये मुझसे क्या कह रहा है, एक क्लास होगी बिजनेस और पर्सन नाम की जो करंट को इनहेरिट करेगी। तो वही बात है, एक होगी बिजनेस नाम की और दूसरी कौन सी होगी, पर्सन नाम की। तो वही स्ट्रक्चर बन रहा है जो हम लोगों ने वहाँ पे अभी देखा हुआ है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि 5 क्लासें बनेगी और जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया था, दूसरा गलत हो गया था, तीसरा सही है, चौथा देख लो, कह रहा है 3 क्लासें होंगी जिसमें पेरेंट क्लास है अकाउंट। तो ये तो सही कि पेरेंट क्लास तो अकाउंट ही रहेगा। चाइल्ड क्लास सेविंग्स एंड करंट। तो सेविंग्स और करंट मतलब ये सिर्फ आधे डायग्राम की बात कर रहा है। तो ये बी और पी का क्या होगा, इसका तो इसने इंक्लूड नहीं किया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मुझसे क्या कह रहा है, एक हमारे पास क्लास है बेस नाम की, देन हमारे पास क्लास चाइल्ड है एंड क्लास ग्रांड चाइल्ड है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो बेस क्लास है इसको चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई पेरेंट क्लास, ये हो गई चाइल्ड क्लास। अब आते हैं ग्रांड चाइल्ड के लिए। ग्रांड चाइल्ड जो है वो चाइल्ड को यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सा इनहेरिटेंस है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, मतलब एक यहाँ पे 3 लेवल है। ये रहा हमारा ग्रांड पेरेंट कह सकते हो, फिर उसका ये हो गया फादर और ये हो गई चाइल्ड क्लास। इस तरह से चल रहा है। मुझसे क्या कह रहा है, चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, होगा क्या, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा चाइल्ड नाम का। तो इसका कंस्ट्रक्टर कहाँ है, चाइल्ड के पास कहीं कंस्ट्रक्टर है, नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, इनिट। तो इनिट नहीं है तो वो बेस से पूछेगा, बेस तुम्हारे पास इनिट है, तो बेस ने कहा हाँ भाई इनिट है, मेरा इनिट चला दो। तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई और वैल्यू सेट हो गई हमारी 200। ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। फिर इस लाइन पे आओ, ये क्या कर रहा है, ग्रांड चाइल्ड इज इक्वल टू ग्रांड चाइल्ड क्लास का इसने क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट बनाया ग्रांड चाइल्ड नाम का और ग्रांड चाइल्ड का इनिट चला देगा। तो ग्रांड चाइल्ड का इनिट जो है वो है क्या, देखो ये रहा, और उसकी वैल्यू सेट हो गई यहाँ पे 200। तो यहाँ से ये वैल्यू सेट हो गई 200। मुझसे क्या कह रहा है, प्रिंट करो ग्रांड चाइल्ड डॉट गेट वैल्यू। तो ग्रांड चाइल्ड के लिए गेट वैल्यू नाम का कोई मेथड है क्या, तो देखो ग्रांड चाइल्ड में गेट वैल्यू नाम का मेथड तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा चाइल्ड के पास ढूंढो। हम लोग चाइल्ड के पास आए, क्या यहाँ पे गेट वैल्यू नाम से कोई मेथड है, यार यहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो वो कहेगा बेस के पास ढूंढो, तो हम लोग बेस के पास गए, यहाँ पे गेट वैल्यू नाम का मेथड है, ये मिल गया। ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर वैल्यू प्लस 1। तो ये चीज जो हमें यहाँ पे मिली, अभी मैं इसको यहाँ पे साफ कर देता हूँ। जो हमें ये चीज मिली है, ये चीज, इसका क्या होगा, कह रहा है ये वैल्यू कहीं से लाओ। अब ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या है, प्राइवेट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे 2 अंडरस्कोर लगे हुए हैं। और किसी भी क्लास के अंदर अगर आप हो और आपको उसकी प्राइवेट वैल्यू चाहिए, तो आपको उसकी ही प्राइवेट वैल्यू मिलेगी जो उस क्लास के अंदर है। किसी और क्लास की तो प्राइवेट वैल्यू यूज कर नहीं सकते हो। तो हमसे क्या कह रहा है कि ऐसा हम क्या चेंज करें अपने कोड में कि हमारा आउटपुट जो है वो 201 आए। तो यहाँ पे 201 तब तो आएगा जब हम यहाँ पे बेस का इनिट चलाएंगे। तो बेस का इनिट कब चला था, तुम बताओ। बेस का इनिट चला था चाइल्ड के लिए, बट हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया ना, ग्रांड चाइल्ड के केस में तो ये चला ही नहीं है। अब जब ग्रांड चाइल्ड के केस में ये हमारा चला नहीं है, तो सेल्फ डॉट वैल्यू तो हमें अभी मिली नहीं। तो इसका मतलब जैसे ही हम लोग ग्रांड चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस समय पर हमें बेस क्लास के इनिट को चलाना होगा। अगर ये चल गया तो वैल्यू सेट हो जाएगी 200, और फिर उसके बाद हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 201, तो मेरा काम भी हो जाएगा। तो वही यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि ऐसा हम भाई यहाँ पे क्या लिखें कि हमें आंसर 201 मिल जाए। तो 201 तभी तो मिलेगा जब हम बेस का इनिट चला देंगे, क्योंकि ग्रांड चाइल्ड जो है आगे जाके इसको यूज करने वाला है गेट वैल्यू को, और इसको चाहिए ये चीज। अब ये चीज कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी इसके इनिट में। तो पहले इनिट को चलाना मेरा काम है। तो इसको इनिट को कैसे चलाओगे, तो लिखोगे बेस डॉट इनिट।
तो वही यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि हम ऐसा क्या चेंज करें। तो मैंने कहा स्टेटमेंट ऐड कर दो, सुपर डॉट इनिट ऐड कर दो या फिर बेस डॉट इनिट कर दो, दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा इनिट चल जाएगा तो हमारा ये सेट हो गई वैल्यू यहाँ से 200। अब जैसे ही हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे कि डॉट गेट वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा 200 + 1 मतलब 201 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है क्लास एक्सेप्शन है, देन मेरे पास एक क्लास टेस्ट है बड़ी सी, एंड मुझे यहाँ पे कुछ ट्राई ब्लॉक और फाइनल ब्लॉक है, कुछ लिखा है, इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखो क्लास एक्सेप्शन है, क्लास टेस्ट है, वो सब ठीक है, सीधे कोड पे आओ कि हमें ट्राई क्या करना है। कह रहा है टी इज इक्वल टू टेस्ट, टेस्ट नाम की एक क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओ टी नाम का, और टेस्ट का इनिट चला दो। तो टेस्ट हम यहाँ पे आए, इसका इनिट कहाँ है, इसके पास खुद का इनिट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन ऐसे एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, फिर मुझसे कह रहा है टी डॉट परफॉर्म टेस्ट, तो हमारे टेस्ट क्लास के अंदर कहीं परफॉर्म टेस्ट नाम का मेथड है क्या। भाई ये रहा परफॉर्म टेस्ट नाम का मेथड। कह रहा है इसमें ये लिस्ट पास कर दो और 3 पास कर दो। तो मैंने इस लिस्ट को यहाँ पे पास करा, तो टेम्प लिस्ट में हमारी क्या आ गई, यहाँ पे ये वाली लिस्ट उठ के हमारी टेम्प लिस्ट में आ गई, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी सेट हो गई, 3 सेट हो गई। हम लोग अंदर आते हैं, क्या कह रहा है यहाँ भी ट्राई करो, क्या ट्राई करना है, कह रहा है टेम्प लिस्ट के nth इंडेक्स पे क्या पड़ा, मतलब टेम्प लिस्ट के 3rd इंडेक्स पे क्या पड़ा है, तो ये हो गया 0 1 2 3 5 पड़ा हुआ है। कह रहा है क्या 5 बड़ा होता है या बराबर होता है 5 के, बिल्कुल होता है। तो मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। क्या कह रहा है टेस्ट में जो काउंटर की वैल्यू है उसे 1 बढ़ा दो, टेस्ट क्लास के अंदर काउंटर की जो वैल्यू उसको 1 बढ़ा दो। तो काउंटर के लिए 1 थी, अभी क्या हो गई 2 हो गई। फिर इस लाइन पे आते हैं, कह रहा है टेम्प लिस्ट के उस इंडेक्स पे 2 माइनस कर दो, तो उस इंडेक्स पे 5 पड़ा था, अभी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी कट के, 5 की जगह क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हमने माइनस कर दिया। ठीक है, मुझसे कह रहा है रेज करो एक्सेप्शन 1। तो इस ट्राई के अंदर एक प्रॉब्लम आई यहाँ पे कि रेज कर रही है इसने एक एक्सेप्शन। जैसे ही ये एक्सेप्शन रेज होगी, वो ट्राई के नीचे जितने भी एक्सेप्ट ब्लॉक होंगे वहां पे जाके चेक करेगा क्या एक्सेप्शन 1 नाम की कहीं पे एक्सेप्शन हैंडल हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आया एक्सेप्ट एक्सेप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जानते हैं कि एक्सेप्शन क्या होती है, ये होती है हमारी कह सकते हो ये गॉड फादर होता है सारे एक्सेप्शंस का। तो अगर हमारी कोई भी एक्सेप्शन आई है और हमने अगर ये लाइन लिख दी कि एक्सेप्ट एक्सेप्शन, तो अगर ये इसको मिल गया एक्सेप्ट ब्लॉक में, तो यही क्या करेगा हमारे एक्सेप्शन को सॉल्व कर देगा। तो हमारी ये एक्सेप्शन आई थी एक्सेप्शन 1 नाम की, हम नीचे गए एक्सेप्ट ब्लॉक में देखा तो हमें पहले ही मिल गया क्या एक्सेप्शन, जो कि गॉड फादर है, जो सारी की सारी एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकता है। तो मुझे मिल गया, तो ये यहाँ पे क्या करेगा काउंटर की वैल्यू को 5 कम कर दो, तो उसकी वैल्यू 2 है, 5 कम कर दिया तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब मुझसे क्या कह रहा है कि ये हमारी लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आई तो हमने एक्सेप्ट ब्लॉक से उसे हैंडल कर दिया, इतना हुआ। अब ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई, इसका मतलब सीधा का सीधा आप आ जाओ, ट्राई खत्म हो गया एंड यहाँ पे एक्सेप्ट खत्म हो गया। हम लोग आते हैं प्रिंट पे, प्रिंट कर रहा है डेटा, और टेम्प लिस्ट के उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट कर दो। तो हमारा प्रिंट हो गया डेटा, और उस इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ है, देखो तो 3 उठ के यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो डेटा और 3 इतना तो आप समझ गए हो कि कैसे आया। ठीक है, हमारा ट्राई ब्लॉक था, हमने ये लाइन एग्जीक्यूट करी थी। अब आते हैं फाइनली में, फाइनली में क्या कह रहा है कि प्रिंट करो काउंटर और टेस्ट डॉट काउंटर की वैल्यू। तो यहाँ पे काउंटर हमारा प्रिंट हो गया, और काउंटर की वैल्यू है क्या इस समय पे -3 है, तो -3 प्रिंट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि डेटा 3 और काउंटर इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्लास हमारे पास एक डेमो नाम की क्लास है, हमने क्या करा obj इज इक्वल टू डेमो 100, मतलब डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj नाम का, और डेमो का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, उसमें 100 पास कर दिया। तो यहाँ पे नम में वैल्यू क्या चली गई मेरे 100 चली गई। ठीक है, ये रही। अब यहाँ पे आओ सेल्फ डॉट नम की वैल्यू क्या सेट हो गई 100 सेट हो गई, एंड देन सेल्फ डॉट वैल्यू यहाँ पे सेट हो गया 0। अब ये नम क्या है, ये प्राइवेट है, ये यहाँ पे ये याद रखना, ये क्या है प्राइवेट। मुझसे कह रहा है obj डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू कर दो 200। तो obj के लिए वैल्यू पहले 0 थी, अभी वो क्या हो गई है उस ऑब्जेक्ट के लिए 200 हो गई है। ठीक है, वो मुझसे कह रहा है कि obj डॉट सेट नम, हमारे उसी ऑब्जेक्ट है मतलब डेमो क्लास के अंदर सेट नम नाम का कोई मेथड है क्या। भाई ये मिल गया, ये कह रहा है कि इसको कोई नंबर चाहिए, तो यहाँ से नंबर हम क्या पास करें obj डॉट वैल्यू पास कर दो। obj डॉट वैल्यू है क्या 200 है, तो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया 200 पास हुआ, अंदर आए। ये कह रहा है कि जो हमारे नम की वैल्यू है उसे 200 कर दो। तो नम की वैल्यू पहले 100 थी, अब वो कट के कितनी हो गई है 200 हो गई है। ठीक है, अब मुझसे क्या कह रहा है obj और डिस्प्ले टोटल। तो हमारे डेमो क्लास में डिस्प्ले टोटल नाम का कोई मेथड है, तो भाई ये रहा, कह रहा है इसको चला दो। ये क्या करेगा, ये टोटल वैल्यू निकाल रहा है। कैसे पता चलेगी सेल्फ डॉट नम, सेल्फ डॉट नम की वैल्यू अभी अभी हमें पता चलेगी ये क्या है 200 है, और प्लस सेल्फ डॉट वैल्यू, और सेल्फ डॉट वैल्यू की अभी कितनी है
200, तो 200 प्लस 200 हो गया 400, तो टोटल में आ गया 400। हम लोग रिटर्न कर रहे हैं 400, तो यहाँ से 400 रिटर्न हुआ और प्रिंट कर देगा 400, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, 400 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमारे पास एक क्लास है ए नाम की। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कह सकते हो कि ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास है, क्योंकि यहाँ पे मेटा क्लास ABC मेटा लिखा हुआ है, तो एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। एंड यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हमने लगाया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि हमारी जो क्लास ए है ये एक प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ये। अब यहाँ पे आते हैं, क्लास बी है जो क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, मतलब ये इसको इनहेरिट कर रही है। तो क्लास बी हो गई चाइल्ड और क्लास ए हो गया मेरा पेरेंट। ठीक है, इसके अंदर एक मेथड है मेथड 3 नाम का। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मेरी कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है तो उसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो हमारा एक मेथड था मेथड 2 और दूसरा था मेथड 3। तो अब सिनेरियो ये कहता है कि अगर मेरी पेरेंट क्लास को, अगर मेरी क्लास ए को कोई इनहेरिट कर रहा है एंड मेरा जो क्लास ए है ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्या मैंने बोला, अगर मेरी क्लास ए को कोई इनहेरिट कर रहा है और मेरी क्लास ए अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो जो भी क्लास उसे इनहेरिट कर रही होगी उसके अंदर सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है उनको ओवरराइड करना ज़रूरी है, वरना हमारी जो दूसरी क्लास है चाइल्ड क्लास है वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे मेथड 2 और मेथड 3 मेरा क्या थे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, और क्लास बी जो है क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, तो क्लास बी के अंदर मेथड 2 भी होना चाहिए और मेथड 3 भी होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो हमारी क्लास बी भी क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। और आप जानते हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं देखा हो तो आप, मैं वीडियो आई बटन पे आ रहा हो उस पर क्लिक करके देख लियो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ऐसा हम क्या करें कि ऑब्जेक्ट जो क्लास बी का है उसको हम क्रिएट कर सकें। तो ऑब्जेक्ट क्लास बी का हमारा कब बनेगा, देखो अब इस केस में तो नहीं बन सकता है क्योंकि मेथड 2 जो है वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई जो मेथड 2 है इसको उठा के यहाँ पे ओवरराइड कर दिया जाए, मतलब क्लास बी का अपना खुद का मेथड 2 अगर होगा तो बच जाएंगे। तो देखते हैं क्या रहा है, इम्प्लीमेंटेशन मेथड 3 का हटा दो क्लास बी से। तो अगर क्लास बी से मेथड 3 को हम हटा देंगे तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम इसको हटा दिया ना हमने तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमने इसको हटा दिया तब भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारी चाइल्ड क्लास में होने चाहिए, बट यहाँ पे तो नहीं है। और जब यहाँ पे नहीं है तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ तीसरे पे आओ, ये क्या कह रहा है, क्लास बी को हम लोग इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और इसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्लास ए जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और अगर क्लास बी ए को इनहेरिट कर रही है तो बी के अंदर ये दोनों मेथड होने चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो बी क्लास भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी, और अगर हमारी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती तो उसका ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एरर आ जाएगी। तो भाई यहाँ पे कह रहा है ये लाइन भी गलत हो गई। हमसे कह रहा है इम्प्लीमेंटेशन जो मेथड 1 का है उसको क्लास बी में कर देना चाहिए। तो मेथड 1 का इम्प्लीमेंटेशन करे ना करे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेथड 1 जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। तो हमारा रूल कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारी चाइल्ड क्लास में होना चाहिए। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड 2 है ना, यहाँ पे एक ही मेथड 3 दिखा हमें, तो मेथड 2 तो हमें मिल ही नहीं रहा ना। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा कि मेथड 2 का कहीं से जुगाड़ करो, तभी ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही है। ये क्या कह रहा है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन करो मेथड 2 का क्लास बी के अंदर। अगर मेथड 2 यहाँ से एक बना दोगे खुद का इस क्लास बी के अंदर इस लाइन पे, तो हमारी जो क्लास बी है ये एक नॉर्मल क्लास बन जाएगी, ये फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि इसने अपनी पेरेंट क्लास के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड कर दिया है, मतलब इसने अपने खुद के मेथड बना दिए हैं। ठीक है, तो यही था कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारे 5 के 5 जो है प्रैक्टिस क्विजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अभी मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई अब जाके हमारा डे 5 जो इनपीटीक्यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है वो पूरा जाके खत्म हो चुका है कम्प्लीटली। तो अगर अभी आपको कोई डाउट है इस पूरी सेशन में या फिर कहीं भी से भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा।